दोस्तों, मैं प्रतीक जायसवाल विजन एकेडमी बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ 2024 की टॉपर सृष्टि गुप्ता मैम जुड़ने जा रही है। तो आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने नोट कर लिए हैं बहुत स्टूडेंट के, और उनसे रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हेलो मैम। हेलो। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं सबको आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने पीएससी में, और अभी आपका जैसे कि सेकंड अटेम्प्ट में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया है, तो आपका सिलेक्शन के जर्नी जानना चाहेंगे हम लोग। जर्नी मेरी सबसे ज़्यादा लंबी रही है। अगर मैं बोलूँ बाकी लोगों को जितना भी मैंने सुना है, आई थिंक द मोस्ट लॉन्गेस्ट जर्नी इज़ व्हाट आई हैड। और मैंने शुरू किया था 2018 में, जब मैं क्लास 12th मैंने पास किया था। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मुझे CGPSC करना है। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं साइड बाय साइड विद माय ग्रेजुएशन मैं साथ में PSC की भी तैयारी करूँगी। तो मैं कॉलेज जा रही थी, साथ में कोचिंग भी ले रही थी। तो क्योंकि बिकॉज़ मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या रिसोर्सेज यूज़ करना है, कहाँ जाना है। मैं लिटरली डिडंट नो एनीथिंग। तो फिर मैं धीरे धीरे कोचिंग गई, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पता चलने लगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो 1.5 ईयर्स प्रीलिम्स की कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी। आफ्टर दैट तो फिर 2019 के बाद लॉकडाउन लग गया। तो पूरा सब कुछ बंद ही हो गया था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सो आई थॉट कि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उनसे मैं पढ़ूँ, खुद से पढ़ के देखूँ चीज़ों को। तो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वो मैंने उतने टाइम पे ख़त्म की। उसके बाद 2021 आई गेस 21-22 देयर आई स्टार्टेड माई मेंस कोचिंग। वहाँ पे मैंने मेंस के लिए थोड़ा सा कोचिंग किया, और उसके बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी उसके बाद लगातार। और उस टाइम तक मैं एलिजिबल नहीं हुई थी इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो एलिजिबल नहीं हुई थी तो पढ़ ही रही थी। और उसके बाद वंस आई गॉट एलिजिबल तो फिर मैं कुछ व्यापम के एग्ज़ाम्स दिला रही थी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है। एंड देन 2023 आई गिव माई फर्स्ट अटैम्प्ट। और फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत उम्मीदों के साथ दिया मैंने लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ मेरा, एंड आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और उसके बाद फिर अपने आप को वापस से खड़ा किया एंड सेकेंड अटैम्प्ट दिया, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज। 8th रैंक हासिल किया मैंने। यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। पहले तो थैंक यू सो मच। अभी भी जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कई लोग को 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कंफ्यूजन में रहते हैं सब लोग कि क्या क्या करना है। तो उन लोगों के लिए, जैसे जिन लोगों को पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आफ्टर 12th, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगा? जैसे आप भी बता रहे थे आप 12th से स्टार्ट कर दिए, तब आपका जल्दी सिलेक्शन हो गया। अभी सबको लगता है सेकंड अटेम्प्ट में मैम का सिलेक्शन हो गया, इतने जल्दी कैसे? तो उनको आपकी हिस्ट्री जाननी है थोड़ी सी कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया। देखिए, जल्दी तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे भी देखा जाए तो भले मैं एलिजिबल नहीं थी, बट मेरी जर्नी कम्प्लीटली 8 ईयर्स की रही है। तो इट्स नॉट कि इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाता है। PSC कोई बहुत छोटा एग्ज़ाम नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन दिस स्टेट एंड इन द कंट्री ऑल्सो। तो आसान तो नहीं है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि पहले शायद उतना अवेयरनेस लोगों को नहीं होता था, बट अब धीरे धीरे क्योंकि इंटरनेट हमारे पास है और बहुत ज़्यादा गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो लोग अवेयर तो है। और बहुत सारे ऐसे मैं बच्चों से मिलती हूँ जो जस्ट आफ्टर 12th हैं और जो शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो उनको तो मैं पहले तो यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि एग्ज़ाम क्या है, और मतलब आप इस एग्ज़ाम में क्यों आना चाहते हैं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, ये आपको एक नॉर्मल इंसान से एक ऑफिसर में बनाने की जर्नी है कम्प्लीटली। एंड ये आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पूरा हेल्थ टेस्ट करता है अच्छी तरीके से। सो इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट, इफ़ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस दैट अमाउंट ऑफ योर लाइफ, प्लस ऑफिसर होना एक कोई आम बात नहीं है। आप सिर्फ एक नॉर्मल सिटीज़न नहीं हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। आपको समाज के लिए भी कुछ चीज़ें करनी है। तो अगर आप अपने लाइफ का वो पोर्शन डिवोट करने के लिए तैयार हैं, तभी आप CGPSC में आएँ। अदरवाइज़ फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा और पढ़ाई जो है वो कम होगी। तो मैं यही मानती हूँ कि जो भी 12th पास आउट है और वो करना चाहता है, पहले तो वो इंट्रोस्पेक्शन करे कि क्या वो सच में रेडी हैं इस चीज़ के लिए। पहले तो वो ये देखे कि सही सोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज कौन सी हमको यूज़ करनी चाहिए, और उसके बाद ही वो इस प्रिपरेशन में आए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। यस मैम, तो इसमें आपकी जर्नी में कोचिंग का भी एक अहम रोल रहा है। तो कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, या जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए कितना एक मेजर रोल प्ले करता है कोचिंग? तो ये तो सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है कि मैम कोचिंग करें कि नहीं करें, करें तो कहाँ से करें। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस चीज़ को लेके। देखिए, मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ तो मैं
नहीं ऐसा समझती कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं निकाल सकते एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अपॉन यू। इवन आप अगर कोचिंग कर भी रहे हैं तो आपको जो है वो सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी इज़ द किंग। ठीक है, आप कहीं से भी कोचिंग कर लीजिए, कितनी अच्छी से भी अच्छी मटेरियल रख लीजिए, बट अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी है तो देन फिर नहीं आप निकाल पाएंगे ये चीज़। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, कोचिंग कब करें, कैसे करें। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो आपको बता सके क्या सही है क्या गलत, तो आप डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको एक सही दिशा में जो है वो गाइड कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी ऐसा है जिसको मालूम है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स और हैं। पहला तो अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि मार्केट में हर प्राइस पॉइंट पे चीज़ें अवेलेबल है। ये अगर कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। आजकल इंटरनेट, AI टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं प्रिपरेशन में, एंड दे आर क्लोज टू फ्री ओनली। तो आप वो भी यूज़ करके अपना प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ। अभी जैसे कि हम लोगों की कोचिंग में भी स्कॉलरशिप टेस्ट रखे थे, जी। जिसमें कि टॉप 10 स्टूडेंट के लिए फ्री है, वो जी। किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं और कोचिंग में हम लोग फ्री अलाउ करते हैं। और भी चीज़ें होती है जो कि समय के साथ साथ अब इंस्टीट्यूट में बता दी जाती है। एक रिएक्शन मैं जानना चाहता हूँ कि आफ्टर सिलेक्शन और बिफोर सिलेक्शन कैसा रहता था, चाहे वो फैमिली का हो, टीचर का हो, फ्रेंड्स का हो, वो मैं रिएक्शन जानना चाह रहा था। चेंज तो डेफिनेटली आता है, मतलब लाइफ तो 360 डिग्री आपकी चेंज हो जाती है। बिकॉज सिलेक्शन के पहले, या मैं कहूँ मेरा रिजल्ट आया था 20 नवंबर 2025 एट नाइट, समवेयर अराउंड 11:48 PM इफ़ टू बी प्रिसाइज। उसके पहले तक मैं एक एस्पिरेंट सृष्टि गुप्ता थी और उसके बाद मैं ऑफिसर सृष्टि गुप्ता हूँ। एंड डेफिनेटली फैमिली तो आपको, चाहे आप कुछ भी रहें ना रहें, प्यार तो हमेशा ही मिलता है। बट जब आप अपने पेरेंट्स की आंखों में, जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स की आंखों में, अपने फ्रेंड्स की आंखों में अपने लिए वो रिस्पेक्ट बढ़ता देखते हैं, अपने लिए प्राइड जब देखते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उससे बड़ी खुशी इस पूरी दुनिया में कुछ हो सकती है। एंड मतलब वो आज भी जब मैं सोचती हूँ वो दिन के बारे में, वो समय के बारे में, जब अपने पेरेंट्स के रिएक्शंस को मैं याद करती हूँ, तो आई जस्ट फील लाइक क्राइंग, क्योंकि इतना इमोशनल रिएक्शन। एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स बट मेरे फ्रेंड्स, प्रतीक इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली। सो इन लोगों का जो रिएक्शन था, दे वर सो हैप्पी। मतलब मुझसे ज़्यादा खुश मेरे आसपास के लोग थे, क्योंकि एक उम्मीद बन जाती है कि अगर ये कर सकते तो कहीं ना कहीं हम भी चीज़ों को कर सकते। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और मतलब जब देखते हैं कि आपके पास आसपास इतने लोग हैं आपकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। और उसके बाद फिर जो लाइफ आपकी शुरू होती है, जो रिकग्निशन आपको मिलता है, नॉट जस्ट इन योर फैमिली बट आपके आसपास के लोग जो आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, हर जगह आपके समाज में, तो बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है। ओके। और एक जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया भी है और पूछना भी चाह रहे थे, डायरेक्टली भी बहुत लोग जुड़े थे हम लोग से, जिन लोग चाह रहे थे कि ये जो जर्नी आपने बताया कि 3 साल 2 साल तो मिनिमम इसमें लग जाते हैं, क्योंकि प्री का भी कोचिंग होता है, मेंस का भी होता है। अगर उसमें सेल्फ स्टडी करें तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो वो जो पेशेंस बना के रखना पड़ता है कि वो धैर्य हम लोग कैसे उसको बैठ करके मेंटली भी स्टेबल रहें, फिजिकली भी हम लोगों को उतना ही एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज भी आती हैं। तो पेशेंस एक जो रहता है ना खेल, जिसमें PSC में बहुत रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो पेशेंस के बारे में आपकी जो जर्नी रही है, उसमें पेशेंस कैसे बना के रखा है? देखिए, CGPSC का 2 नाम है दूसरे, एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा पेशेंस। CGPSC आप बिना कंसिस्टेंसी के, बिना पेशेंस के नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपने सोच लिया कि आज मैंने 16 घंटे पढ़ाई कर ली, कल मैं छोड़ देता हूँ, 2 दिन छुट्टी ले लेता हूँ, फिर अगले दिन पढ़ लूँगा, तो वैसे नहीं हो सकता। एवरी सिंगल डे पढ़ाई करनी पड़ती है, हर दिन अपने आप को रिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे कोई नाइफ़ है, उसको हर दिन शार्प करना पड़ता है यूज़ करने के लिए, कोई भी टूल को हर दिन शार्प करना पड़ता है, फ़ोन को भी हर दिन रिचार्ज करना पड़ता है कि आप चार्ज करना पड़ता है टू यूज़ इट। तो वैसे ही इंसान का ब्रेन भी होता है, हर दिन आप जब तक नहीं पढ़ाई करेंगे कंसिस्टेंटली, कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते। नॉट जस्ट अबाउट CGPSC। पेशेंस की बात ऐसी है कि पहला तो ये होता है कि खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये कर लेंगे।
पहला तो ये। और फिर देखिए हर इंसान की जर्नी अलग होती है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका लाइफ अलग है, आपका नॉलेज अलग है, आपका कैचिंग पावर अलग है। तो किसी को 1 अटेम्प्ट लग जाता है, किसी को वही एग्ज़ाम निकालने के लिए 8 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ना एक दिन तो मैं निकाल लूँगा। पेशेंस रखने का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम्स को देखें कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। हर एग्ज़ाम के बाद, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे आपने गलती की है और उस गलती को नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप करने की, मतलब उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट बीइंग पेशेंट मीन्स। और मैं ही नहीं, हर एक टॉपर आपको यही बताएगा कि उन्होंने यही चीज़ फॉलो की है अपनी जर्नी में, तब जाके वो आज एक टॉपर बने। तो आपने तो बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। उसके बाद जो मेन आज का टॉपिक रहने वाला था, प्री, मेंस और इंटरव्यू, उस पे आ जाते हैं हम लोग ना। Sure. तो फर्स्ट हम लोग करते हैं प्री के बारे में बात, जी। उसके बाद फिर मेंस में आएंगे, फिर आपका इंटरव्यू जिसमें बिल्कुल। आपने 8th रैंक लाया उसके बाद ही। तो प्री से स्टार्ट करते हैं कि जी। प्री की जर्नी के लिए, उसके बाद फिर मेंस में आएंगे। ओके, तो प्री तो देखिए MCQ बेस्ड है और अभी लास्ट 5 ईयर्स से जो पैटर्न चेंज हुआ है, आप अगर 2018 के पहले के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद के, तो बहुत अंतर है। क्योंकि अब जो है PSC वो फैक्चुअल से थोड़ा सा मूव करके कॉन्सेप्चुअल की तरफ जा रहा है। तो अब जो है, जो रॉट लर्निंग जो हम बोलते हैं कि सिर्फ मेमोराइज कर लेना, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। आपको हर कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसलिए मैं ये भी कहती हूँ कि अब जो है प्री की अलग और मेंस की अलग तैयारी नहीं हो सकती, अब दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि मेंस के कॉन्सेप्ट आर बीइंग यूज्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो। और प्रीलिम्स के लिए एक ही बेस्ट इलाज है प्रीलिम्स अच्छा करने का, वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना। आप PYQ सॉल्व कीजिए, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, आप जो ऑब्जेक्टिव्स की बुक आती हैं टॉपिक वाइज जो आती हैं वो सॉल्व कीजिए। तो मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करने का आपका आदत बनेगा, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बनता। तो प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछ रहा है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है बट वो थोड़ा ट्विस्ट करके चीज़ों को पूछ दे रहे हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको इस एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड जैसा भी पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए पर्सनली प्रीलिम्स की यही स्ट्रैटेजी रही है। इसमें CSET वाला भी पोर्शन होता है कि बहुत लोग CSET में फेल हो जाते हैं। जी। और CSET में क्या होता है कि मैथ्स का वेटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, रीजनिंग का बढ़ रहा है और लैंग्वेज का पोर्शन कम होते जा रहा है। इस साल के भी PSC प्री में भी वैसे ही हुआ था। सही बात। तो CSET से रिलेटेड आप क्या बताना चाहिए? देखिए, ये तो बात सही है, थोड़ा सा जो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। बट मैं यही कहूँगी कि स्टिल देखिए, मोस्ट एट मैक्स आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं इफ़ वी सी द जनरल कैटेगरी। तो एट मैक्स उतना सही करना है। अगर 20 क्वेश्चन आप लैंग्वेज के ले लेते हैं और अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी आप रीजनिंग और मैथ्स के बना लेते हैं तो यू आर इन द CSAT। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी दैट इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, डेफिनेटली गो फॉर इट, प्रैक्टिस फॉर इट। एंड इफ़ यू आर नॉट गुड एट इट देन आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग इज़ मोर ईजियर इन दैट सेंस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, लैंग्वेज अपना इतना अच्छा रखिए, इतना शार्प रखिए कि आपको सारे क्वेश्चन उसमें बन जाए। इवन मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स टफ हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बन जाते हैं सभी से। तो आप उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके जाइए। मतलब आपका ये प्लान होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है निकाल सकूँ उसमें। एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करके आएंगे तो CSAT आपका बेटर रहेगा। एंड वन मोर थिंग, दैट लैंग्वेज, मैथ्स एंड रीजनिंग आर द थिंग्स जो आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, आपको हर दिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो हर दिन आप 30 to 45 मिनट्स उसके लिए निकालिए और हर दिन उसकी तैयारी कीजिए। प्री का और मेंस का जो कंबाइन रहता है जिसमें मेन टॉपिक जो रहते हैं सेम रहते हैं, उसको क्या बताना चाहिए कि प्री में ऐसे टॉपिक रहते हैं जो कवर करना चाहिए जो मेंस में हेल्पफुल हो जाए? फिर हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। बट देखिए, मोस्टली प्री का 70% सिलेबस जो है वो मेंस का जो 70% सिलेबस है वो प्री में कवर होता है। प्री में एक्स्ट्रा जो आ जाता है वो आपका करंट अफेयर्स हो जाता है या फिर रीजनिंग के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, मैथ्स के कुछ, फिलॉसफी वगैरह जो है वो आ जाता है। तो आप अगर मेंस पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका 70-75% प्रीलिम्स हो रहा है, आपको साथ में ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, करंट अफेयर्स करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है। तो आई थिंक डूइंग दैट विल एनीवे सफाइस प्रीलिम्स आल्सो, स्टडिंग फॉर मेंस। सो या दैट इज इट। ठीक है मैम। तो फिर अब मेंस में आते हैं जिसमें मेन गेम है मेंस। जैसे लिस्ट आना है, सिलेक्शन होना है, रैंक बनना है, बेसिकली बोलना चाहिए। तो मेंस का पेपर 7 तक के डीपली नहीं बोलना चाहिए, तो एक
पॉइंट हम लोग Briefly. बताते हैं, ब्रीफ Yeah. कर देते हैं। देखिए, मैं पहले तो एक मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ कि जो लोगों को लगता है ना कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू होती है, कि प्रीलिम्स आपने निकाल लिया फिर वो 2 महीने 3 महीने आपके पास रहेंगे तब आप मेंस की तैयारी करेंगे। सो इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। आपके पास 7 पेपर आपको पढ़ने हैं 3 महीने में, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो अगर जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है या जो अभी एलिजिबल ही नहीं है देने के लिए, उनको यही कहना चाहूँगी कि साल भर आपको मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 7 पेपर हैं, यानी कि लगभग 21 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इन जनरल, राइट। सो उसको कैसे करना है मैं एक ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ पेपर वाइज। पेपर 1 लैंग्वेज है, तो उसके लिए तो आपको हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए, एवरी सिंगल डे आप लैंग्वेज की पढ़ाई कीजिए। इफ़ यू आर गुड इन हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी, आप इंग्लिश पे भी फोकस करें, क्योंकि वो आपके मार्क्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हर दिन थोड़ा आप लैंग्वेज को ज़रूर पढ़िए, तो उससे आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं ऐसे। तो ऐसे को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, ऐसे को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप देखिए, आपको 4 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे के अंदर, मतलब एक ऐसे आपको मैक्स टू मैक्स 35 to 40 मिनट्स के अंदर लिखना है, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वहाँ पे आपको पॉइंट्स भी बनाना है, सिनॉप्सिस भी बनाना है, और वो आप कब कर पाएंगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस पहले से करके रखेंगे। तो कुछ जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं उसको आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए ऐसे लिखने की। आप कोट्स जो है वो जमा करके रखिए। वैसे इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट ऑल्सो, क्योंकि बहुत कुछ उसमें न्यूएंसेस हैं जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पेपर 2 आप उस तरीके से करिए। पेपर 3 जो है हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पेपर है। तो हिस्ट्री में अब ऐसा हो गया है कि थोड़े एनालिटिकल साइड में जा रहा है पीएससी। तो आप जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा सा 15 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चीज़ों को जो है कंसाइज फॉर्म में सिनॉप्सिस बनाइए और रटने की कोशिश कीजिए। तो हिस्ट्री जो है, मुझे ऐसा लगता है जो ऑथेंटिक सोर्सेज अब आ रही हैं, जैसे ग्रंथ अकेडमी की जो किताबें हैं, राम कुमार बिहार सर की जो किताब है, एल एन वर्मा सर की किताब है, तो दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। फिर पेपर 4 आपका साइंस मैथ्स वाला पोर्शन है। अगेन मैथ्स एक दिन में तो हो नहीं सकता, या 10 दिन के अंदर आप लगातार करके उसको नहीं कर सकते। आपको हर दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको बनता है तो 50 on 50 भी आप ला सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अदर सब्जेक्ट्स। तो आप वो ज़रूर कीजिए। फिर उसके बाद अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस मोस्टली करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, तो थोड़ा उसमें मेंस में जो है करंट अफेयर्स ऐड होता है, तो वो बिल्कुल आप पढ़िए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी का पोर्शन है। मुझे ऐसा लगता है अब ये काफ़ी अंडररेटेड पेपर है, बहुत टफ पेपर आता है इसका, क्योंकि इकोनॉमी आप तभी बना सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम हो। तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए। कैसे मतलब जीडीपी है तो जीडीपी का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जीएनपी, इस टाइप के। बैंकिंग में अलग अलग तरीके के बैंकिंग के बारे में, सीआरआर, एसएलआर, इन सब के बारे में दिया हुआ है, तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी में भी सिमिलर चीज़ ही मैं बोलूँगी, वो लोग कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा अब फोकस कर रहे हैं, तो वो आप करने की कोशिश कीजिए। पेपर 6 बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैम पेपर 6 कैसे करें। तो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, देखिए अब जो है अगेन नॉर्मल क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, एनालिटिकल साइड में आ रहे हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस फिलोसोफर ने एग्जैक्टली क्या कहा है, उसके बाद आप उसकी कंपैरिजन कीजिए दूसरे फिलोसोफर्स के साथ। तो आप प्रैक्टिस उस तरीके से कीजिए कि एनालिटिकल साइड में आप आंसर्स लिख पाए। इन चीज़ों को आप पढ़ के, मतलब रट के नहीं कर पाएंगे, जब तक आप आंसर्स नहीं लिखेंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्टली पेपर 7 है। तो पेपर 7 यूजुअली बहुत टफ माना जाता है, ठीक है। तो पेपर 7 का मैंने वैसे पहले भी बताया हो, बट अगेन आई विल बी टेलिंग कि पेपर 7 जैसे पार्ट 1 है आपका, तो अधिनियम में आपका इंडिया के जो अधिनियम है वो ज़्यादा फोकस्ड है, वहाँ पे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं, प्लस स्कीम्स जो हैं, तो उसको आप अलग अलग विभाग के में डिवाइड करके स्कीम्स को याद कर लीजिए। सेकेंड जो पोर्शन है वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो अभी रिसेंट जो वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी यूएन का काफ़ी जिक्र आया जब वॉर चल रही थी अभी, कि व्हाट इज़ यूएन डूइंग। बीच में WTO के बारे में बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन हुआ था। तो ऐसे आप टॉपिक्स को पकड़िए जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर लास्टली जो है पेपर 7 पार्ट 3, वो तो मुझे प्रेफरेबली ईजी लगता है, बिकॉज आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक टेम्पलेट बना के चीज़ों को याद करना है, एंड आई थिंक यू आर सॉर्टेड इन दैट। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि मेंस में छत्तीसगढ़ पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली ईजियर देन अदर पोर्शंस, है ना। तो वो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मैथ्स को भी आप अच्छे से फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है,
एंड मेंस में बहुत कंसाइज मैथ्स का पोर्शन दिया हुआ है, प्लस 3 पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 6। दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग पेपर एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है। लैंग्वेज में मार्क्स आते हैं, एसे में भी मार्क्स मिल रहे हैं, एंड ये आपका पेपर 6 में भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सो डोंट फोकस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सातों पेपर पढ़ना नहीं है, बट आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके अगर तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब वो उन सब हाँ, पार्ट में ज़्यादा आपको फोकस पेपर 1, पेपर 2 स्ट्रैटेजी ऐसे वाइज। ओके, करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका जैसे आपने पीएससी प्री, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू, धड़ाधड़ तीनों क्लियर एक बार में ही। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सब लोग देखना चाहेंगे, यूट्यूब की फैमिली है जो कि अभी 2000 होने वाली है हमारी यूट्यूब फैमिली, और थैंक यू मैम। तो उन लोग ये जानना चाहेंगे आपका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू रहा है, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुआ है फिर आपके इंटरव्यू के बाद, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस में। हाँ, इंटरव्यू वॉज वेरी टफ, इट वॉजंट ईजी। मैं तो कहूँगी कि मेरे लिए प्रीलिम्स और मेंस से भी ज़्यादा टफ इंटरव्यू था, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई लिटरली डिडंट नो एनीथिंग। और हमें जब मेंस का रिजल्ट आया था उसके बाद मोस्टली 10 दिन का टाइम था हमारे पास इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हम वहाँ पे अपने कपड़ों का प्रिपरेशन करें या अपने नुआंसेस में हमने बोलने के तरीके पे मेहनत करें या मॉक टेस्ट दें या पढ़ाई करें, ये मतलब बहुत ही मेरे लिए पर्सनली बहुत ही चैलेंजिंग था। क्योंकि वहाँ पे दे आर सो शार्प कि वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे पकड़ लेंगे। इफ़ यू आर अ नेगेटिव पर्सन दे विल ग्रैब इट एंड दे डोंट लाइक इट। तो जब मैं मॉक टेस्ट भी दिला रही थी, मॉक इंटरव्यूज़ दे रही थी, तो कई जगह पे मुझे कहा गया कि नहीं आप यू आर कम्प्लीटली रेडी, यू आर नॉट नर्वस, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। कई जगह पे मुझे बोला गया कि अरे आप तो मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू काइंड, और वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुरा शैटर करता है। इफ़ आई हैव टाइम आई विल एक्सप्लेन। सुबह 9 बजे पहुँचना होता है PSC के ऑफिस में, एंड आई एम समबडी जो इतनी नर्वस ऑलरेडी रहती है, और मैं 9 बजे पहुँची हूँ एंड आई वॉज द लास्ट वन टू अराइव। Everybody is looking at me. ऑलरेडी मैं डरी हुई हूँ और सब कोई मुझे देख रहा है। आई वॉज सो स्कैर्ड, मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा था आई डोंट बिलोंग हियर, मतलब मैं आई एम नॉट हियर। बट देन आई लाइक नहीं ठीक है, करते हैं। और ट्रस्ट मी, वहाँ पे कोई पढ़ाई काम नहीं आती है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रिपेयर करके गए हैं वो सवाल वो पूछेंगे। वहाँ आप जितना बनावटी कम करने की कोशिश करें उतना ज़रूरी है। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे वो ज़्यादा उनको पसंद आता है वो चीज़, और वो आपकी पर्सनालिटी से वो चीज़ें बाहर निकाल ही लेंगे। एंड दिस टाइम तो इट वाज फेसलेस इंटरव्यू, तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस पर्सनालिटी वाइज नहीं बने, तो आप जो उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं उससे ही वो आपको जज करेंगे। तो मेरे लिए तो पर्सनली जो लास्ट में एक इंटरव्यू कॉल होता है उसमें बेल बजती है, दैट बेल इज स्टिल रिंगिंग हियर, क्योंकि वो इतना डरावना होता है कि ओके मैम नाउ यू हैव टू गो। एंड व्हेन आई वेंट इनसाइड सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट देन धीरे धीरे वो आपको कंफर्टेबल करते हैं और अच्छे से आपसे सवाल पूछेंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। जितना आता है, जो आता है आप बताइए, और नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दीजिए, डोंट ट्राई टू मेक अप थिंग्स देयर। तो मैंने तो वही कोशिश की, क्योंकि और कुछ निकल भी नहीं रहा था मेरे मुंह से, तो जितना आता था मैंने बोला, एंड देन दे सेड यस यू कैन गो, एंड या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे थे आप? मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन में गूगली सर ने फेंकी। ही सेड कि आपके कॉलेज का नाम क्या था, तो मैंने बताया दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम CMD कॉलेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि CMD कॉलेज का फुल फॉर्म क्या है। अब आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये नहीं सोच के जाते हैं कि ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। तो मैंने जवाब भी दिया, थोड़ा सा मैंने फंबल किया स्टार्टिंग में बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट देन इट वाज फाइन। एंड मैं इसके पहले मेरा ADO में भी सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे। एंड बीइंग अ वुमेन डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और अभी वुमेन के क्या क्या जो योजनाएं आ रही हैं उसके ऊपर सवाल था। और हॉबी मैंने अपनी लिखी थी कि मुझे कविताएं लिखना बहुत पसंद है, तो सर ने पूछा था कि एक आशु कवि क्या होता है, तो वो एक सवाल था। प्लस उन्होंने कविता सुनाने के लिए भी कहा था अपने फेवरेट कवि की। तो और मैं हिस्ट्री, क्योंकि मैं MA किया हुआ है मैंने और सेट भी क्लियर किया है उसमें, तो हिस्ट्री से भी मेरे काफ़ी सवाल बने थे। सो बेसिकली इट्स यू एंड योर पर्सनैलिटी दे वांट टू ड्वेल इनटू, तो इट वाज वेल एंड गुड। जैसा कि मेरे को पर्सनली पता है मैम का कविता सिंगिंग बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि वो कविता जो आपने इंटरव्यू में बताया था वो मैं एक बार और सुनना चाहूँगा।
मैं बहुत जगह सुना चुकी हूँ, लोग बोर हो गए। नहीं नहीं, हमारी ऑडियंस है, उन लोग जरूर सुनेंगे और लाइक इसमें जरूर मिलेगा बहुत। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी, गीत नया गाता हूँ। तो वो कुछ ऐसा है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये बहुत सुना है। हाँ, बहुत ही अच्छा था जी। और मैम का भी यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, तो अगर किसी को और भी क्वेश्चंस हो तो आप उनमें भी जुड़ करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मैम एक ओवरऑल जर्नी आपकी पीएससी से रिलेटेड, कि जो भी इस फील्ड में ज्वाइन करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग अब पीएससी करना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी कि आगे इस स्टेप को फॉलो करके ज़रूर बढ़िए और सक्सेस होना, सफलता ज़रूर मिलेगी। सो व्हेन द फर्स्ट टाइम यू थिंक कि मुझे पीएससी करना है, तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रह जाते, यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर। बिहेव लाइक एन ऑफिसर उसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ये दिखाना है, बट यू हैव टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नॉट जस्ट इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, हर जगह। ठीक है, हर चीज़ को आपको बहुत इज्जत देनी है, ईमानदारी से जो है, अपने आप से आपको झूठ नहीं बोलना है। आप दुनिया से कितना भी झूठ बोले, बट यू नो बेटर देन एनीवन एल्स कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और अपने आप से पूछिए कि मेरी कमियां क्या हैं और मेरी अच्छाइयां क्या हैं। और कमियों को जब आप सही करने की कोशिश करेंगे और आप एक सही दिशा में तैयारी करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पीएससी आप ज़रूर निकाल सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना, एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक पॉजिटिव वो नहीं रखेंगे कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मुझसे हो जाएगा, तब तक आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। अगेन फिर से बोलूँगी, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन पढ़ाई करना, भले आप एक दिन में 2 घंटे पढ़िए, जैसे आज आपको मन नहीं कर रहा है, आप भले 2 घंटे पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़ाई कीजिए, पेशेंस रखिए। देखिए, हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती है, तो अपने आप को अपने दोस्तों से या किसी और से कंपेयर करना बेकार है। आप अपनी गलतियों को पहचानिए और जो भी गलतियाँ उसको सुधारिए। आजकल तो मार्केट में बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, मैं तो कहूँगी ओवर गाइडेंस अवेलेबल है, तो थोड़ा ओवर गाइडेंस से बचिए। आप अलग हैं, आपकी जर्नी अलग होगी, आपकी स्ट्रैटेजी हर किसी से अलग होगी, तो आप अच्छी चीज़ों को लीजिए बाकी लोगों से और उसको जो है अपने जर्नी में इनकॉर्पोरेट कीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सब करने के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो हमारी यूट्यूब फैमिली को हम लोग धन्यवाद बोलना चाहते हैं, मैम को से भी थैंक यू मैम, Thank you आपने so बहुत टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच।